ये बात साल 1978 की है। नॉर्थ अफगानिस्तान की बल्क सिटी से 97 किलोमीटर दूर टीला टेपे में खुदाई चल रही थी। तभी अचानक मजदूरों को एक बक्सा मिला। इस बक्से में थे सोने के बेशकीमती जेवर। इसके बाद तो जैसे जमीन ने सोने की झड़ी ही लगा दी। सोने का मुकुट, ज्वेलरी, सिक्के, कुल मिलाकर 20,000 रेयर आर्टिकल यहाँ खुदाई में मिले, जिस वजह से लोग इस टीले को सोने की पहाड़ी कहने लगे। ये खजाना 2000 साल पुरानी बैक्ट्रिया सिविलाइजेशन का था, जिसे अफगानिस्तान का खोया हुआ खजाना माना गया। हिस्टोरियंस बताते हैं कि सदियों पहले यहाँ एक बड़ा शहर बैक्ट्रा हुआ करता था। यही बैक्ट्रा आगे चलकर बल्ख बना। 327 बीसी में सिकंदर ने यहाँ के हकमनी किंग को हराकर बैक्ट्रिया को जीता और यहाँ की एक लड़की रोक्साना से शादी की। उसके बाद कई किंग आए और गए, जिनके दौर में अफगानिस्तान के अंदर कई हेरिटेज बने। हालांकि यहाँ के लोग बाबा कौम मानते हैं अहमद शाह अब्दाली को। जी हाँ, वही अब्दाली जिसके और मराठों के बीच पानीपत की जंग हुई थी। वही अब्दाली जिसने भारत में हजारों लोगों को मारा। अफगानिस्तान में उनकी इमेज बिल्कुल अलग है। अफगान लोग उन्हें फादर ऑफ नेशन मानते हैं। ये बात 1747 की है। कबायली सरदारों ने पश्तूनों के गढ़ कंधार में 25 साल के अब्दाली को नया शाह चुना। ताजपोशी के वक्त एक सूफी दरवेश साबिर शाह ने उन्हें दुर्रे दुरान का खिताब दिया, जिसका मतलब होता है मोतियों का मोती। तभी से अहमद शाह अब्दाली बन गया अहमद शाह दुर्रानी, जिसने अलग अलग कबीलों को यूनाइटेड करके एक यूनाइटेड कंट्री अफगानिस्तान बनाया। लेकिन इसी अफगानिस्तान के बामियान में दुनिया के सबसे ऊंचे बुद्धा स्टैचू थे। यहीं पर मीनारे जाम है, यहीं से गौरी और गजनी निकले, तो यहीं पर भारत के महान मौर्य राजाओं का भी राज रहा। लेकिन सवाल आता है कि अफगानिस्तान आखिर था किसका? किसने अफगानिस्तान पर राज किया? कैसे ये एक यूनाइटेड कंट्री बना? क्यों इसे भारत से पहले आजादी मिली? और कैसे हुआ यहाँ पर तालिबान का राज? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है अफगानिस्तान के इतिहास की गहराइयों में, जिसे जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1966 में। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान का बदख्शां रीजन। 1966 में यहाँ के लुई डुप्री और दर्रा कूर में खुदाई चल रही थी। इस खुदाई में 800 स्टोन टूल्स और नेंडरथल मानव के राइट टेम्पोरल बोन का एक टुकड़ा मिला, जिससे पता चला कि अफगानिस्तान में 52,000 साल पहले ह्यूमन लाइफ की शुरुआत हो चुकी थी। बहुत जल्द यहाँ खेती की शुरुआत भी हो गई। इसीलिए अफगानिस्तान की फार्मिंग कम्युनिटी को दुनिया की सबसे पुरानी फार्मिंग कम्युनिटी माना जाता है। यहाँ की मुंडीकाक और शोर्तुगई इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर थे। वही साउथ सेंट्रल एशिया की ओक्सस सिविलाइजेशन के शहर नॉर्थ अफगानिस्तान तक फैले थे। तब यहाँ से एक ट्रेड रूट गुजरता था जो बल्ख सिटी से होकर जाता था। बात करें कांधार की, तो इसका पुराना नाम गांधार था, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ प्रेगनेंसीज। महाभारत में धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की मां गांधारी इसी गांधार एम्पायर की प्रिंसेस थी। इस तरह हजारों साल पहले से अफगानिस्तान का इतिहास शुरू होता है, जो एक यूनाइटेड कंट्री ना होकर अलग अलग एम्पायर्स का पार्ट रहा। ज्योग्राफिकली अफगानिस्तान एक लैंडलॉक एरिया है, जिसके चारों तरफ पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे देश हैं। लेकिन सदियों पहले इसके पड़ोस में पर्शियन, मेडियन और मैसेडोनिया जैसे बड़े बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे। किंग साइरस द ग्रेट ने मेडियन एम्पायर को हराकर पर्शिया में एक्मेनिड एम्पायर बनाया। लेकिन जब डेरियस III इस एम्पायर का रूलर बना, तब यहाँ अटैक किया अलेक्जेंडर ने। वही अलेक्जेंडर जिसे दुनिया सिकंदर महान के नाम से जानती है। फारसी में सिकंदर का मतलब होता है रक्षा करने वाला। सिकंदर मैसेडोनिया के किंग फिलिप II का बेटा था। जब वो खुद राजा बना तो उस पर दुनिया जीतने का भूत सवार हो गया। सबसे पहले उसने अपने आसपास के एरिया को जीता और फिर वो पहुंचा अफगानिस्तान, जहां डेरियस को उसने आसानी से हरा दिया। लेकिन बैक्ट्रिया की लोकल ट्राइब ने उसकी आर्मी पर इतना खतरनाक अटैक किया कि सिकंदर को खुद कहना पड़ा कि अफगानिस्तान में घुसना तो आसान है, पर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल। इतिहास बताता है कि सिकंदर ने दुनिया का 3.5% हिस्सा जीता था, लेकिन अफगानिस्तान पर रूल करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। उसके बाद जब उसका सेनापति सेल्यूकस रूलर बना, तब अफगानिस्तान पर भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अटैक किया। लेकिन सेल्यूकस ने
उनकी शादी अपनी बेटी हेलन कार्नेलिया से कराकर इस दुश्मनी को दोस्ती में बदल लिया। इसी शादी में उन्हें 500 हाथी और साउथ हिंदू कुश का एरिया गिफ्ट में मिला और यही अफगानिस्तान मौर्यन एम्पायर का पार्ट बन गया। कहते हैं कि उस दौर में ही बौद्ध धर्म ने भी अफगानिस्तान में एंट्री ली और धीरे धीरे बुद्धिज्म यहाँ का मेन रिलीजन बन गया। मौर्य के बाद यहाँ आए कुषाण, जिनके महान किंग कनिष्क का एम्पायर तो इंडिया के बनारस तक फैला था। कुषाण भी बुद्धिज्म को मानते थे, लेकिन उस दौर में पारसी, ईरानी, हिंदू और जूइश जैसी अलग अलग कम्युनिटीज भी इनके साथ रहती थी। पर कहानी बदली 642 एडी में, जब अरबों के अटैक के साथ ही अफगानिस्तान में एंट्री हुई इस्लाम की। रशीदुन अरबों ने सबसे पहले हेरात पर कब्जा कर यहाँ इस्लाम फैलाना शुरू किया, लेकिन तब काबुल कंधार पर हिंदू-शाही का राज था और किंग थे जयपाल। गजनी पर सामानी एम्पायर का रूल था, जिसके पड़ोसी उज्बेकिस्तान में लगता था गुलामों का बाजार। ये बात 10th सेंचुरी की है। उज्बेक कैपिटल ताशकंद में गुलामों का बाजार लगा था। इस बाजार में सामानी एम्पायर का कमांडर इन चीफ अल्पतगीन भी गुलाम खरीदने आया और उसने खरीदा सुबुक्तिगीन को। कहते हैं कि कुछ ही दिनों में सामानी एम्पायर के किंग की डेथ हो गई। तब अल्पतगीन चाहता था कि राजा उसे बनाया जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने सुबुक्तिगीन को गजनी पर अटैक करने के लिए भेजा। सुबुक्तिगीन गजनी जीत गया और अल्पतगीन गजनी का रूलर बन गया। खुश होकर उसने सुबुक्तिगीन को अपना सेनापति बना लिया और साथ ही अपनी बेटी की शादी भी उससे करा दी। कहते हैं कि सुबुक्तिगीन के 2 बेटे थे, इस्माइल और महमूद। हालांकि अल्पतगीन की मौत के बाद वो खुद राजा बना और इस नए नवेले राजा पर अटैक किया किंग जयपाल ने। हालांकि इस जंग में किंग जयपाल हार गए। तब उन्होंने सुबुक्तिगीन को बड़ा खजाना देने का वादा किया और जान बचाकर अपने महल में वापस आ गए। लेकिन कुछ दिन बाद जब सुबुक्तिगीन ने खजाना लेने के लिए अपने सोल्जर्स भेजे तो किंग जयपाल ने उन्हें कैद कर लिया और गजनी पर फिर से अटैक कर दिया। लेकिन इस बार भी जीत सुबुक्तिगीन की हुई, जिससे खुश होकर उसने अपने बेटे इस्माइल की ताजपोशी कर दी और महमूद को खुरसान स्टेट का गवर्नर बना दिया। उसने महमूद को सैफुद्दौला यानी कि सॉर्ड ऑफ द स्टेट का टाइटल दिया, पर महमूद इससे खुश नहीं था। उसे तो खुद सुल्तान बनना था, इसलिए उसने अपने बड़े भाई पर ही अटैक कर दिया। दोनों भाइयों में बैटल ऑफ गजनी लड़ा गया, जिसमें महमूद जीत गया और सिर्फ 27 साल की एज में वो गजनी का सुल्तान बन गया। कहते हैं कि उस दौर तक इस्लाम में खलीफा का पद सबसे बड़ा होता था। खलीफा ही किंग्स को अपॉइंट करते थे, जिन्हें अमीर कहा जाता था। हालांकि धीरे धीरे राजाओं ने खलीफा का पावर मानने से मना कर दिया और खुद को इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए सुल्तान का टाइटल यूज करने लगे। लेकिन महमूद काफी शार्प था। उसने सुल्तान बनने के बावजूद अब्बासी खलीफा के लिए वफादारी बनाए रखी, इसीलिए हर किसी ने उसे सुल्तान माना। तभी से ये टाइटल उसके लिए यूनिवर्सल बन गया और महमूद बन गया सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान बनने के बाद महमूद अपने एम्पायर के एक्सपेंशन में लग गया। साल 1001 में उसने सबसे पहले अपने पुराने दुश्मन किंग जयपाल पर अटैक किया। इन दोनों के बीच पेशावर में जंग हुई और जयपाल को हार का सामना करना पड़ा। इस हार से दुखी होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद राजा बने उनके बेटे आनंदपाल। आनंदपाल और महमूद के बीच भी बरसों तक जंग चलती रही, जिसका फाइनल रिजल्ट आया 1008 ईस्वी में, जब आनंदपाल और महमूद फिर आमने सामने थे और महमूद जंग हारने वाला था। तभी आनंदपाल का हाथी पागल हो गया, जिसका फायदा उठाकर महमूद ने आनंदपाल के बेटे को घेर लिया। बेटे को बचाने के लिए आनंदपाल को झुकना पड़ा। उसने गजनवी से शांति संधि की और इस तरह अपने सारे दुश्मनों को शांत करके महमूद गजनवी एक ताकतवर एम्पायर स्टैब्लिश करने में कामयाब हो गया। इतिहास बताता है कि महमूद खुद को खुदा की परछाई मानता था। वो अपनी मर्जी से कानून बनाता, अपने मंत्रियों को खुद सेलेक्ट करता, हर मंत्री के काम पर पूरी नजर रखता। यही वजह रही कि उसका एम्पायर लगातार फैलता गया। भारत में वो सबसे पहले कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उस वक्त कश्मीर के किंग थे संग्राम राज, जिनका लोहार फोर्ट उम्मीद से ज्यादा मजबूत था। ऊपर से कश्मीर के बर्फीले मौसम में उसकी आर्मी सरवाइव नहीं कर पाई, जिसके बाद 1012 में उसने फिर ट्राई किया, लेकिन इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी और उसने अपना टारगेट बदल दिया। 1014 में उसने अटैक किया कुरुक्षेत्र के पास थानेसर पर। 1018 में उसने मथुरा के मंदिरों को तोड़ा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तो उसने 17 बार लूटा। इन हमलों में 50,000 लोगों का मर्डर करके वो बेहिसाब दौलत गजनी ले गया।
और जहां जहां से गुजरा वहां भी खूब तबाही मचाई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गजनी बाइसेक्सुअल था और जॉर्जिया का मलिक अयाज जो उसका गुलाम भी था वहीं उसका बॉयफ्रेंड भी था। उसने अफगानिस्तान में इस्लाम को जमकर फैलाया और अपने एम्पायर को ईरान से लेकर इंडिया तक एक्सपेंड किया, लेकिन उसके वंशज इस किंगडम को ज्यादा वक्त तक संभाल नहीं पाए और इसी कमजोर लीडरशिप ने मौका दिया मोहम्मद गोरी को। ये बात साल 1150 की है। गजनी पर बहराम शाह का रूल था। तब मुइज़ अल-दीन ने गजनी पर अटैक किया और जबरदस्त तबाही मचाई। वो इस जंग को जीत गया और अब गजनी पर राज हुआ मुइज़ अल-दीन गोरी यानी कि मोहम्मद गोरी का। 1178 में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अटैक किया और यहीं से उसने इंडिया में एंट्री की। कहते हैं कि उस वक्त गुजरात और नॉर्दर्न राजस्थान पर सोलंकी डायनेस्टी और अजमेर हरियाणा दिल्ली पर चौहानों का रूल था। गोरी ने सबसे पहले गुजरात पर अटैक किया, लेकिन सोलंकी किंग्स के आगे उसकी एक नहीं चली और हार के बाद वो गजनी वापस चला गया। इसके बाद 1186 में उसने गजनवी एम्पायर की किंगडम लाहौर पर अटैक करके लास्ट गजनवी सुल्तान खुसरो मलिक और उसके बेटे का मर्डर किया। इस तरह उसने पूरा गजनवी एम्पायर कैप्चर कर लिया, जिस वजह से उसका पावर बढ़ गया। तब उसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबार में अपने मैसेंजर भेजकर कहलवाया कि वो गोरी की अधीनता को स्वीकार कर ले, जिस बारे में पृथ्वीराज के दरबारी जयानक अपनी बुक पृथ्वीराज विजय महाकाव्यम में लिखते हैं। पृथ्वीराज चाहते थे कि उनका साम्राज्य पंजाब तक विस्तार करे, पर पंजाब उस वक्त मोहम्मद गोरी के पास था। मोहम्मद गोरी गायों का दुश्मन था, इसलिए उसका नाम मोहम्मद गोरी पड़ा। आगे वो लिखते हैं कि पृथ्वीराज ने गोरी की किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। इतिहास बताता है कि सम्राट पृथ्वीराज एक समझदार राजा थे। वो जानते थे कि देर सवेर गोरी दिल्ली पर अटैक जरूर करेगा, इसलिए उन्होंने अपने आसपास के राजाओं को अपने साथ लिया और जंग की तैयारी शुरू कर दी। इधर गोरी ने पहला अटैक भटिंडा पर किया और 1191 में फाइनली उसका मुकाबला हुआ सम्राट पृथ्वीराज चौहान से। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर तराइन के मैदान में अफगान और चौहानों की सेना आमने सामने थी। पृथ्वीराज की आर्मी बड़ी थी, लेकिन गोरी के पास घुड़सवार ज्यादा थे। इसीलिए पृथ्वीराज के सैनिक गोरी के सिक्योरिटी सर्कल को क्रैक नहीं कर पा रहे थे। तभी चौहानों के हाथी वहां पहुंचे, जिन्होंने गोरी के तीरंदाजों को तितर बितर कर दिया। तभी चौहान सेनापति गोविंद राय ने भाला फेंका, जो सीधे गोरी के हाथ में जाकर लगा। गोरी गिर पड़ा। पृथ्वीराज की सेना ने उसे कैद कर लिया। इस जंग में जीत सम्राट पृथ्वीराज की हुई, लेकिन दयालुता दिखाते हुए उन्होंने गोरी को जिंदा छोड़ दिया। नतीजा ये रहा कि अगली बार वो पूरी तैयारी के साथ लौटा और पृथ्वीराज को ही हरा दिया। इस तरह दिल्ली पर गोरी का कब्जा हो गया, लेकिन अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को किंग बनाकर वो खुद अफगानिस्तान वापस चला गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाणों से, तो कुछ कहते हैं कि खोकर जाटों ने चाकुओं के वार से गोरी का मर्डर कर दिया। लेकिन गोरी के बाद उसका एम्पायर भी बिखर गया, जिसके बाद अफगानिस्तान अलग अलग कबीलों के लिए एक बैटल ग्राउंड बन गया। 13th सेंचुरी में यहाँ मंगोलियन रूलर चंगेज खान ने अटैक किया और बल्ख शहर में इतनी तबाही मचाई कि मशहूर ट्रैवलर इब्ने बतूता ने 100 साल बाद भी बल्ख को खंडर पाया। कहते हैं कि उसने बामियान सिटी को भी घेर लिया था। उस वक्त जलाल अल दिन मंगबरनी वहां के किंग थे, जिनकी सेना ने चंगेज खान की आर्मी पर तीर बरसाए। इनमें से एक तीर चंगेज खान के ग्रैंडसन मुतुकन को लगा और वो वहीं मर गया। जिसके बाद तो चंगेज खान ने पूरा का पूरा शहर ही तहस नहस कर डाला। उसने लोगों का इतना बेरहमी से मर्डर किया कि इस शहर को सिटी ऑफ स्क्रीम्स यानी कि चीखों का शहर कहा जाने लगा। उसके 150 साल बाद यहाँ तैमूर ने अटैक किया। फिर मुगल किंग बाबर ने काबुल पर राज किया, जो 1526 में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली का बादशाह बना। इसके बाद दिल्ली से लेकर ईस्टर्न अफगानिस्तान तक का पार्ट मुगलों के पास और वेस्टर्न अफगानिस्तान का पार्ट पर्शिया के पास था। लेकिन 18th सेंचुरी में यहाँ अटैक किया नादिर शाह ने और पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। उसने कंधार का नाम बदलकर नादेराबाद रख दिया और अगला टारगेट बनाया दिल्ली को। ये साल था 1735 का। नादिर शाह दिल्ली रवाना हुआ। उसकी आर्मी में एक नौजवान अहमद शाह अब्दाली भी था, जो अफगानिस्तान के बहुत ही रिस्पेक्टेड अब्दाली कबीले से आता था। ये आर्मी दिल्ली पहुंचने ही वाली थी कि तभी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को खबर दी गई। लेकिन रंगीला तो नाचने गाने में मशगूल रहते थे। वो बोले, हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है,
अभी से फिक्र की क्या बात है, लेकिन जब नादिर शाह हरियाणा पहुंच गया तो रंगीला को भी जंगी मैदान में उतरना पड़ा। हालांकि उनकी आर्मी में सोल्जर्स से ज्यादा तो सर्वेंट, कुली और डांसर थे। तभी तो नादिर शाह की 55,000 की आर्मी ने ही मुगलों की लाखों की फौज को पल में हरा दिया और रंगीला को बंदी बनाकर नादिर शाह ने दिल्ली में एक विनर की तरह एंट्री की। यहीं से दिल्ली की सत्ता बदल गई। अगले दिन ईद उल जुहा थी। दिल्ली की मस्जिदों में नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया और टकसालों में उसके नाम के सिक्के ढाले जाने लगे। दिल्ली ने भले ही उसका वेलकम किया, लेकिन नादिर शाह ने अगले दिन से ही कत्लेआम का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद ईरानी सोल्जर्स ने दिल्ली के 30,000 लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला। कहते हैं कि इस लूट के एक दिन बाद अहमद शाह अब्दाली दीवाने आम के सामने खड़ा था। तभी हैदराबाद के पहले निजाम आसफ जाह की नजर अब्दाली पर पड़ी। आसफ जाह के बारे में कहा जाता था कि वो चेहरा देखकर ही किस्मत बता देते थे। उन्होंने अब्दाली को देखकर कहा, तुम एक दिन बादशाह बनोगे। जब ये बात नादिर शाह को पता चली तो उन्होंने अब्दाली को अपने पास बुलाया और खंजर से उसका एक कान काट दिया और कहा कि जिस दिन तुम बादशाह बनोगे ये घाव तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। लेकिन नादिर शाह खुद ये भूल गया था कि उसकी आर्मी ने दिल्ली की गलियों में लाशें बिछा दी है। तब रंगीला ने अपने एक प्रधानमंत्री को नंगे पैर और नंगे सिर नादिर शाह के दरबार में भेजा, जिसने एक शेर पढ़ा जिसका मतलब था, कोई नहीं बचा है जिसे तो अपनी तलवार से कत्ल करे, सिवाय इसके कि मुर्दा को जिंदा करे और दोबारा कत्ल करे। ये सुनने के बाद नादिर शाह ने कत्लेआम रुकवाया और 2 महीने तक लूटपाट करके वो वापस चला गया। जाते वक्त उसके पास 700 मिलियन रुपए का खजाना, कोहिनूर, दरियाए नूर और ताजमहल जैसे बेशकीमती हीरे थे। लेकिन अफगानिस्तान जाते ही हालात पूरी तरह से बदल गए। हुआ यूं कि नादिर शाह को अब्दाली पर बहुत भरोसा था, लेकिन अपने बेटे पर यह शक था कि वो उसका तख्ता पलट करना चाहता है। गुस्से में उसने अपने ही बेटे की आंखें निकलवा दी, लेकिन बाद में अफसोस के कारण वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो गया। उसका बर्ताव इतना खराब हो गया कि ईरानी कमांडर्स को ही उसके मर्डर का प्लान बनाना पड़ा। भारत से लौटने के 12 साल बाद की ये बात है, जब नादिर शाह ने अब्दाली को अपनी सिक्योरिटी दी और उसे ईरानी कमांडर्स का मर्डर करने का ऑर्डर दिया। लेकिन ईरानी कमांडर्स ने रात में ही नादिर शाह का कत्ल कर दिया और जब अब्दाली वहां पहुंचा तो नादिर शाह का ये हाल देख वो दंग रह गया। उसने नादिर शाह के हाथ में बंधा हीरा उतारकर खुद पहन लिया और उसके बिखरते हुए एम्पायर को जोड़ने में लग गया। तब कबायली सरदारों की कमेटी लोहिया जिरगा ने ही उसे शाह चुना और यही उन्हें दुर्रे दुर्रानी का टाइटल मिला। अहमद शाह दुर्रानी ने सबसे पहले अलग अलग अफगान कबीलों की लड़ाई खत्म करवाकर सबको एकजुट किया और अफगानिस्तान को एज ए नेशन स्टैब्लिश किया। इसके बाद उन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया और वेस्टर्न ईरान से लेकर इंडिया के सरहिंद तक का एरिया कैप्चर कर लिया। उनका एम्पायर 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। पश्तो कवि और अफगानिस्तान का नेशनल एंथम लिखने वाले अब्दुल बारी जहानी कहते हैं, अहमद शाह बाबा सबसे महान अफगान थे। 5000 साल लंबे अफगानिस्तान के इतिहास में उन जैसा ताकतवर और मशहूर रूलर नहीं मिलता। अफगान अब्दाली को फादर ऑफ नेशन का दर्जा देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं माना जाता। इसका सबसे बड़ा रीजन है अब्दाली के भारत पर अटैक। कहते हैं कि 1747 से लेकर 1767 के बीच 20 सालों में अब्दाली ने कई बार भारत पर अटैक किए। उस वक्त नॉर्थ इंडिया में तो कहावत चलती थी कि खाना पीना लाहिदा, बाकी अहमद शाहिदा, यानी जो खा पी लिया वो अपना है, बाकी तो अहमद शाह अब्दाली लूट कर ले जाएगा। कहते हैं कि उस वक्त पंजाब में सिख और डेक्कन में मराठा एक बड़ी पावर थे और अब्दाली की इन दोनों से ही लड़ाई चल रही थी। 1757 की बात है। सिखों को खबर मिली कि अब्दाली की आर्मी भारत से एक बड़ा खजाना लूट कर ले जा रही है। तब सिखों ने इसी आर्मी पर अटैक कर दिया और अब्दाली का लूटा हुआ माल खुद छीन कर ले गए। इससे खफा अब्दाली ने सीधा हरमंदिर साहिब पर अटैक किया और वहां के पवित्र सरोवर में गायों का खून डलवा दिया। हालांकि वो मंदिर को डैमेज कर पाता, उससे पहले ही बाबा दीप सिंह एक आर्मी लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने अफगानों से इतनी बहादुरी से जंग लड़ी कि अब्दाली की फौज को पीछे हटना पड़ा। बाबा दीप सिंह इस जंग में शहीद हो गए, जिनकी समाधि आज भी हरमंदिर साहिब में बनी है। लेकिन ये तो सिर्फ एक लड़ाई की बात थी। अब्दाली की असली जंग हुई पानीपत में। 14 जनवरी 1761 दिन था उत्तरायण का।
पानीपत के मैदान में इतनी धूल हो रही थी कि ना तो सूरज दिख रहा था और ना ही कोई दिशा समझ आ रही थी। अहमद शाह अब्दाली अपने लाल रंग के टेंट में बैठकर हुक्का पी रहा था। तभी खबर मिली कि मराठों की फौज दौड़ती हुई चली आ रही है। दरअसल मराठों से जंग लड़ने ही अब्दाली अफगानिस्तान से भारत आया था और इस जंग की शुरुआत में जीत भी मराठों की ही हो रही थी। तभी अब्दाली ने तोपें निकलवाई, जिनसे बरसने वाले गोलों ने मराठा आर्मी में भगदड़ मचा दी। कहते हैं कि अब्दाली के पास ऐसी 2 जमजमा तोपें थीं, जिन्हें उसके प्राइम मिनिस्टर शाह वली खान ने लाहौर के कारीगर से बनवाया था। इसे बनाने में 3 महीने लगे थे और ये काफी मजबूत थी। तभी तो अब्दाली ये तोपें अफगानिस्तान लेकर जाना चाहता था, लेकिन भारी होने के कारण इनमें से एक तोप पानी में ही डूब गई। वहीं दूसरी को भंगी मिसल के सिख सरदारों ने लूट लिया। इधर दिल्ली जीतने के बावजूद अब्दाली अफगानिस्तान वापस चला गया, जिसका फायदा उठाकर सिख मिसलों ने पंजाब से अफगानों का सफाया शुरू कर दिया। इसके लिए सिखों ने दल खालसा नाम से एक कंबाइन फौज बनाई, जिसके लीडर बने जस्सा सिंह आलूवालिया। कहते हैं कि गुजरांवाला, सियालकोट और लाहौर से अब्दाली की आर्मी को सिखों ने खदेड़ दिया, जिससे खुश होकर सिखों ने जस्सा सिंह को सुल्तान कौम की उपाधि दी। लेकिन जब ये बात अब्दाली को पता चली तो उसने फिर से अटैक किया और संगरूर के एक गांव को घेरकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस नरसंहार को इतिहास में वड्डा घल्लूकारा कहा जाता है, जिसने अब्दाली की इमेज भारत में एक खराब और जालिम रूलर की बना दी। इसके बाद भी उसने कई बार अमृतसर पर हमला किया। हालांकि 1767 के हमले के वक्त सिखों ने उसे व्यास नदी पर ही रोक दिया। तब अब्दाली ने सिख सरदारों को मिलने के लिए एक लेटर लिखा और सूखे मेवे की एक टोकरी भेजकर उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। लेकिन वो इतना खून खराबा पहले ही मचा चुका था कि सिख दोस्ती के लिए तैयार नहीं हुए। इससे गुस्साए अब्दाली ने अपने एक कैप्टन को 15,000 की आर्मी देकर सिखों पर हमला करने के लिए भेजा। हालांकि उसकी आर्मी को सिखों ने खदेड़ दिया, जिसके बाद अब्दाली का दबदबा कम होने लगा और 1772 में वो दुनिया छोड़कर चले गए। इसके बाद पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने सारे सिख मिसलों को एक करके सिख एम्पायर कैसे बनाया, इसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। वहीं अब्दाली को अफगानिस्तान में दफनाया गया। कंधार में आज भी अब्दाली की मजार है। अफगान लोग उन्हें संत के तौर पर पूजते हैं और पूरा अफगानिस्तान अब्दाली का शुक्रगुजार है। अफगान अब्दाली को दीन इस्लाम का सच्चा सिपाही मानते हैं। वो अब्दाली की मजार पर फतिहा पढ़ने जाते हैं। वो मानते हैं कि अब्दाली पश्तो, फारसी और अरबी में बहुत अच्छी नज़में लिखा करते थे। अफगानियों में उनकी इमेज एक लीडर से ज्यादा एक संत की है। खैर, अब्दाली के बाद सुल्तान बने उनके बेटे तिमूर शाह दुर्रानी, जिनकी मौत के बाद 1793 में उनके बेटों में ही सत्ता को लेकर जंग छिड़ गई। तब अपने भाइयों को हराकर जमान शाह दुर्रानी एम्पायर का किंग बना। लेकिन तब तक दूर दराज का इलाका अफगानों के हाथ से निकल चुका था। ऐसे में 2 भाइयों दोस्त मोहम्मद खान और सुल्तान मोहम्मद खान ने कमजोर होते दुर्रानी एम्पायर पर अटैक कर दिया और काबुल पर कब्जा करके बराकजाई डायनेस्टी की नींव रखी। कहते हैं कि 1826 में जब अफगानिस्तान पर दोस्त मोहम्मद खान का रूल था, तभी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही थी। ब्रिटिशर्स तेजी से अलग अलग रियासतों को कैप्चर करते जा रहे थे और इसी के साथ इन्होंने विदेशों में भी अपनी कॉलोनीज सेटल कर ली। इसी वजह से उनका रूस से कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि दोनों ही देश सुपर पावर बनना चाहते थे। ताकत की इस दौड़ को इतिहास में ग्रेट गेम कहा जाता है और इस गेम के दोनों ही प्लेयर्स मिडल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहते थे। अफगानिस्तान मिडल ईस्ट और इंडिया दोनों के लिए गेटवे था, इसलिए इससे दोस्ती करना रूस और ब्रिटेन के लिए जरूरी था। तब सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने दोस्त मोहम्मद खान के पास अपना एक दूत काबुल भेजा, लेकिन इसी बीच सिखों ने अफगानों से पेशावर छीन लिया, जिससे दोनों में तनातनी शुरू हो गई। ब्रिटिशर्स जानते थे कि अफगान सिखों के आगे नहीं टिक पाएंगे, इसलिए उन्होंने सिखों का साथ दिया, जिससे नाराज दोस्त मोहम्मद खान ने रूसी दूत यान विक्टेविच को काबुल में इनवाइट किया। तब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद को अल्टीमेटम दिया कि वो रशिया से कोई फ्रेंडशिप ना रखे और पेशावर पर भी अपना दावा छोड़ दे। लेकिन इस बात से दोस्त मोहम्मद और नाराज हो गया और उसने ब्रिटिश डिप्लोमेट को ही बाहर निकाल दिया। लेकिन इसी बीच रशिया से भी उसकी बातचीत फेल हो गई।
हालांकि इस अलायंस के टूटने का फायदा ब्रिटिशर्स उठा पाते उससे पहले ही इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। अफगानिस्तान में एक सिटी है हेरात, जहां कई फर्टाइल फील्ड थे। इन फील्ड में इतना अनाज पैदा होता था कि इन्हें ग्रेनरी ऑफ सेंट्रल एशिया भी कहते थे। बहुत पहले हेरात पर कजर डायनेस्टी का रूल हुआ करता था और अब ये लोग इसे वापस पाने की फिराक में थे। मौका देखकर कजर आर्मी ने हेरात को घेर लिया, जहां अब दोस्त मोहम्मद खान का राज था। इधर ब्रिटिशर्स डरे हुए थे कि कहीं रशिया पूरे के पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर ना कर ले, इसलिए वो भी दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ हो गए और उसे हटाकर शुजा शाह दुर्रानी को अफगान किंग बना दिया। अब चारों तरफ से घिरे दोस्त मोहम्मद खान ने अपने अफगानी सिपाहियों को लेकर ब्रिटिशर्स पर अटैक कर दिया और यहीं से शुरुआत होती है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की। कहते हैं कि ये जंग 4 सालों तक चली, लेकिन अफगानिस्तान के चट्टानों, रेत, रेगिस्तान और पहाड़ों के आगे ब्रिटिश आर्मी लंबे वक्त तक नहीं टिक पाई। कुछ नॉर्मल हथियारों के दम पर ही अफगान ट्राइब ने ब्रिटेन को हरा दिया, जिसके बाद ये भ्रम भी टूट गया कि ब्रिटेन को कोई हरा नहीं सकता। ब्रिटिशर्स के हार के बाद दोस्त मोहम्मद खान फिर से अफगान किंग बने। उनके बाद राजा बने उनके बेटे शेर अली खान। कहते हैं कि उस वक्त शेर अली खान का विरोध करने वाले अब्दुल रहमान और अफजालिट्स ग्रुप के लोगों को जान बचाकर समरकंद भागना पड़ा और इसके बाद भी अफगानिस्तान में सियासी उठापटक चलती रही। लेकिन 1878 में रूस और ब्रिटेन के बीच टेंशन खत्म हो गया। तब रूस ने अपना एक डिप्लोमेटिक मिशन बिना इन्विटेशन के काबुल भेजा। इधर ब्रिटिशर्स ने इसका विरोध तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी शेर अली खान को ब्रिटिश मिशन एक्सेप्ट करने के लिए कहा। अब इसे इत्तेफाक कहें या साजिश, लेकिन ब्रिटिशर्स और शेर अली खान के लेटर कभी टाइम पर एक दूसरे के पास पहुंचे ही नहीं। ऐसे में गलतफहमी का शिकार ब्रिटिशर्स ने अफगानों के खिलाफ जंग का ऐलान किया और इसी के साथ शुरुआत हुई सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर की। नवंबर 1878 में 50,000 ब्रिटिश लड़ाकों ने 3 अलग अलग पॉइंट्स से अफगानिस्तान में एंट्री की और बैक टू बैक बैटल जीतने के बाद मज़ार शरीफ पर भी हमला कर दिया। इस हमले से शेर अली खान घबरा गया और उसने रशिया के जार से मदद मांगी। उसने चहार विलायत में कैद किए गए कई अलग अलग कबीलों के गवर्नर्स को भी जेल से निकाला और उनसे प्रॉमिस किया कि अगर वो साथ देते हैं तो जंग जीतने के बाद उन्हें उनकी किंगडम वापस कर दी जाएगी। लेकिन मज़ार शरीफ तो पहले से ही सेफ था, क्योंकि उस वक्त सर्दी का मौसम था और स्नोफॉल की वजह से ब्रिटिशर्स का हिंदू कुश पार कर पाना इम्पॉसिबल था। इधर फरवरी 1879 में शेर अली खान की डेथ ने पूरा गेम पलट दिया और जो अफगान अब तक ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे वो आपस में लड़ने लगे। सत्ता की इस जंग में गद्दी लगी याकूब खान के हाथ, जो शेर अली खान का बेटा था। याकूब ने अंग्रेजों से अलायंस किया, जिसे 1879 ट्रीटी ऑफ गडमक कहते हैं। 6 लाख रुपए की सब्सिडी के बदले याकूब ने अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल ब्रिटिशर्स को दे दिया। दोनों में तय हुआ कि पश्तून अफरीदियों के इंटरनल मामलों में भी दखल नहीं देंगे। लेकिन सितंबर 1879 में ही काबुल में विद्रोह हो गया। तब ब्रिटिशर्स ने याकूब खान को गद्दी से हटा दिया। वो अफगानिस्तान के लिए अब एक पपेट किंग चाहते थे और तब उनकी नजर पड़ी अब्दुल रहमान पर। वो रशिया से वापस आया ही था और ब्रिटिशर्स ने जब उसे किंग बनाना चाहा तो उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि अमीर बनने के बाद उसके तेवर बदल गए। वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को कंडेम करता, ईरान, ओटोमन, जर्मनी जैसे ब्रिटेन के दुश्मन देशों के साथ खुलेआम फ्रेंडशिप करता। फिर भी अंग्रेजों ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि अफगानों से उलझकर अब कोई फायदा नहीं है। उन्होंने 1893 में मोर्टिमर डुरंड को अफगानिस्तान भेजा, जिन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन खींची। 12 नवंबर 1893 को उन्होंने अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक बॉर्डर बना दिया। लेकिन गलती ये रह गई कि ये लाइन पश्तून इलाकों के बीच में से जा रही थी, यानी अफगानिस्तान की ये पश्तून ट्राइब बेवजह बंट गई, जिससे खफा पश्तूनों ने इस लाइन को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन सरकारें तो मान रही थी ना। खैर, 1901 में अब्दुल रहमान खान दुनिया छोड़ गए और किंग बने हबीबुल्ला खान। हबीबुल्ला अफगानों के प्रॉफिट के लिए कभी ब्रिटिशर्स तो कभी रशियन की साइड हो जाते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो न्यूट्रल रहे, लेकिन मोरल सपोर्ट ओटोमन एम्पायर को दिया। कहते हैं कि उसी दौर में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे टर्की और जर्मनी जैसे देशों ने काबुल में अपना मिशन भेजा। इस मिशन ने हबीबुल्ला को आज़ादी की पट्टी पढ़ा दी। नतीजा ये रहा
कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही हबीबुल्ला खान ने फॉरेन पॉलिसी को अपने हाथों में ले लिया और वर्सेल्स पीस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के लिए एक अलग सीट की डिमांड करने लगे। माने हबीबुल्ला अफगानिस्तान को आजाद कराने की पूरी कोशिश में थे, लेकिन फरवरी 1919 में उनका मर्डर हो जाता है, जिसके बाद उनके भाई नसरुल्ला खान और उनके बेटे अमानुल्लाह खान के बीच किंग बनने की होड़ लग जाती है। लेकिन लास्ट में अमानुल्लाह खान किंग बनने में कामयाब हो जाते हैं। कहते हैं कि अमानुल्लाह ने अपने अंकल नसरुल्लाह को पिता की मौत का जिम्मेदार ठहराकर जेल में डाल दिया। किंग बनने के बाद वो भी आजाद अफगानिस्तान की वकालत करने लगे। इस वजह से ब्रिटिशर्स उनसे नाराज हो गए और नसरुल्लाह को जेल में ठूसने के कारण कई अफगान कबीले उनके दुश्मन बन गए। अब नसरुल्लाह को आजाद किए बिना अमानुल्लाह को अपनी गद्दी बचानी थी। ऐसे में उन्होंने ब्रिटिशर्स को देश का दुश्मन दिखाना शुरू किया। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया और भारत में कुछ ऐसा हुआ कि अमानुल्लाह को ब्रिटिशर्स पर हमला करने का मौका मिल गया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में लोगों की एक सभा चल रही थी। तभी जनरल डायर ने बाग को बंद करवाकर चारों तरफ गोलियां चलवा दी। कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ सैकड़ों लोगों को गोलियों से भूनकर रख दिया, जिसके बाद हर भारतीय का मन अंग्रेजों के खिलाफ नफरत से भर गया। इंडिया में ब्रिटिशर्स के विरोध का फायदा उठाकर अमानुल्लाह ने 3 मई को ब्रिटिश आर्मी पर अटैक कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई थर्ड एंग्लो अफगान वॉर की। इस जंग में जमीन पर कबायलियों का पलड़ा भारी था, लेकिन ब्रिटिश एयरफोर्स ने कबायलियों पर जमकर बम बरसाए और पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। कहते हैं कि ब्रिटिश फाइटर जेट्स ने तो अमीर के महल पर भी अटैक कर दिया था। तब अमानुल्लाह को अंग्रेजों से जंग रोकने की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। 3 जून को भारत और अफगानिस्तान में युद्ध विराम हुआ, लेकिन साथ ही ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान से निकलने का भी फैसला कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये एंडलेस वॉर है जिसका कभी अंत नहीं होगा। 8 अगस्त 1919 रावलपिंडी में दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी होती है, जिसमें ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान को एक आज़ाद मुल्क घोषित कर देते हैं। माने इंडिया से पहले अफगानिस्तान आज़ाद हो गया और इसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करने के राइट्स भी मिल गए, जिसके बाद डूरंड लाइन को रीवेरीफाई किया गया और अमानुल्लाह नए नवेले देश अफगानिस्तान के किंग बन गए। कहते हैं कि किंग बनने के बाद अमानुल्लाह का पूरा फोकस दूसरे देशों से दोस्ती बढ़ाने पर रहा। उन्होंने सबसे पहले अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यूएसएसआर भेजा, जिसका वहां के हेड ऑफ द गवर्नमेंट व्लादिमीर लेनिन ने खूब वेलकम किया। 1921 में उन्होंने यूएसएसआर के साथ अपनी पहली ट्रीटी पर सिग्नेचर किए। साथ ही भारत के कुछ क्रांतिकारियों को भी अपने यहाँ शरण दी। इससे अंग्रेज उनसे नाराज हो गए और भारत से अफगानिस्तान ट्रांजिट होने वाले सामान और हथियारों पर रोक लगा दी। वक्त के साथ साथ उनके और अंग्रेजों के रिश्ते और भी बिगड़ते गए, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने अमानुल्लाह खान को महामहिम के तौर पर सम्मानित करना भी बंद कर दिया। बदले में अफगानिस्तान ने यूएसएसआर से रिलेशन इतने पक्के कर लिए कि वहां रशियन आर्मी के फाइटर जेट्स मंडराते रहते थे। अब 1926 का साल आते आते हालात ये थे कि भारत पर अंग्रेजों का राज था, अफगानिस्तान को अमानुल्लाह खान रूल कर रहे थे। दोनों देशों के बीच डूरंड लाइन खींची जा चुकी थी। वहीं अफगानिस्तान और ब्रिटिशर्स के बीच तनातनी चल रही थी। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? आज़ादी के बाद अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बनने की बजाय मॉडर्न कंट्री कैसे बना? कैसा था मॉडर्न अफगानिस्तान? क्या थी अफगानिस्तान की सबसे फेमस क्वीन सोराया की कहानी? कौन था मुल्ला उमर जिसने तालिबान बनाया? क्या थी पैगंबर मोहम्मद के उस लबादे की कहानी जिसने रातों रात मुल्ला उमर की किस्मत चमका दी? क्या रिश्ता था ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर के बीच? कैसे पहले अमेरिका ने तालिबान और फिर तालिबान ने अमेरिका को हराया? और कैसे मिला अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स का टैग? दोस्तों, अफगानिस्तान की कहानी में अभी काफी कुछ बाकी है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे दूसरे एपिसोड में। लेकिन तब तक आप हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये कहानी आपको कैसी लगी। हम मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।